सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। आज मैं आपको करवाऊंगी 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित पाठ है डायरी के पन्ने। इस पाठ के अंदर बताया गया है कि हिटलर के समय यहूदियों पर किस तरह से अत्याचार किए जा रहे थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों की स्थिति कैसी बनी हुई थी। तो इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है। यह एक ऐसी आवाज़ है जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इल्या इहरबोर्न की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार करें। यह बात बिल्कुल सही है कि यह डायरी नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का खुला दस्तावेज है। इससे हमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों की स्थिति, भय, भूख, आतंक, बीमारी, लाचारी आदि बहुत सी स्थितियों को करीब से देखने पर मिलता है। एकमात्र ऐसी डायरी है जो एक साधारण सी लड़की के द्वारा लिखी गई है, जिसका उद्देश्य ये है कि वह कोई महान या संत कवि नहीं है, जिसका बस यही उद्देश्य है कि अपनी भूमिगत जो हो गए हैं उनसे लोगों को अवगत कराए कि आने वाले समय में अवगत करवाए। डर इतना था कि इनको ये लोग सूटकेस लेकर सड़क पर भी नहीं निकल सकते थे। इन्हें दिन का और रात का पता ही नहीं चलता था। ये लोग सड़क पर अगर निकल जाएं तो इनके विरुद्ध कार्रवाई होती थी। डर इतना था कि लोग अगर सूटकेस लेकर सड़क पर निकलें तो इनके विरुद्ध बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो जाती थी। इन्हें दिन का सूर्य व रात का चंद्रमा देखना भी वर्जित था। यानी ये ना तो दिन का सूर्य देख सकते थे ना रात का चंद्रमा देख सकते थे, क्योंकि इन्हें बाहर निकलना ही की मंजूरी ही नहीं थी। इनके ऊपर अगर ये बाहर किसी को दिखाई दे जाते तो इनके ऊपर अत्याचारों की बौछार हो जाती थी। इन्हें राशन की कमी रहती थी। बिजली का कोटा जो था वो भी बहुत कम था। फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूतों से काम चलाते थे। एन फ्रैंक की डायरी के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार उनके मन में भय था, आतंक था, भूख थी, प्यास थी और मानवीय पड़तानाएं थी कि वो घिसे पिटे जूतों से काम चलाते थे और मानवीय संवेदनाएं, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का डर, किशोर मन के सपने, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, अकेलेपन की पीड़ा आदि का वर्णन इसके अंदर किया गया है। इस डायरी में कल्पना का अंश नाम मात्र का हो सकता है। इस तरह साधारण लड़की द्वारा रची हुई यह 60 लाख लोगों की एक आवाज़ बनी हुई है और इसके ऊपर टिप्पणी करना बिल्कुल ही गलत होगा। ये जो डायरी लिखी गई है ये बिल्कुल सही लिखी गई है, क्योंकि एक छोटी सी साधारण सी लड़की इतनी ज़्यादा कल्पनाएं नहीं कर सकती। उसके साथ जो बीता है उसने वही बताया है। अगला प्रश्न है कि काश कोई ऐसा होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लिखने के पीछे क्या कारण है? हमें लगता है कि अकेलापन ही एन फ्रैंक की डायरी लिखने का कारण बना। यद्यपि वह अपने परिवार और वानदान के साथ अज्ञातवास में 2 वर्षों तक रही, लेकिन इस दौरान किसी ने उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया। इसलिए उसने अपना सहारा समझा डायरी लेखन को और इसी कारण वो डायरी लिखने लगी। और डायरी के अंदर उन्होंने बिल्कुल उसने जो कुछ भी लिखा है सारी की सारी उसके साथ घटित घटनाएं लिखी हैं। बिल्कुल छोटी से लेकर बड़ी बातें तक उसने लिखी हैं। बिल्कुल छोटी छोटी बातें जो उसके साथ घटित होती हैं वो इस डायरी के अंदर उसने लिखी हैं। उसे समझने वाला कोई नहीं था, इसीलिए उसने सोचा कि डायरी लिखूं। अज्ञातवास के इन 2 वर्षों में उसे कोई भी नहीं समझ पाया। उसे पीटर यद्यपि उससे प्यार करता है लेकिन केवल दोस्त की तरह, जबकि हर किसी को एक ज़्यादा ज़रूरत होती है दोस्त से ज़्यादा। माता पिता बहन ने भी कभी उसकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं समझी। शायद इसी कारण वह डायरी लिखने लगी।
तो इसके पीछे हमें पता चलता है कि डायरी लिखने का उसका जो कारण है वो उसका अकेलापन है, उसे दूसरे लोग समझ नहीं पाए, इसीलिए उसने डायरी लेखन का कार्य शुरू किया। अब अगला प्रश्न है कि प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करें या न करें अथवा कितने बच्चे करें, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था में न सिर्फ स्त्री को व्यक्तिगत विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है। एन की डायरी के 13 जून 1944 के अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन का जो औचित्य है उसे ढूंढें। अब इस प्रश्न के अंदर एन फ्रैंक ने जो 13 जून 1944 को जो डायरी लिखी है उसके अंदर लिखा है कि प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करें या ना करें, कितने बच्चे पैदा करें या इसकी कितनी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री को व्यक्तिगत विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है। तो अब हम इसका उत्तर देखते हैं कि भाई क्या है। एन का मानना है कि पुरुषों ने औरत पर शुरू से ही शारीरिक बल, आर्थिक आज़ादी आदि के आधार पर शासन किया है। वे अपनी मर्जी से हर कार्य करते रहते हैं, लेकिन औरतों को अपनी मर्जी का कोई भी काम नहीं करने दिया जाता। औरत तब तक अपनी बेवकूफ़ी के कारण यह अन्याय सहती रही है और उसका मानना है कि अब स्थिति बदल गई है। वह मानती है कि औरत जो पुरुषों से हमेशा दबती रहती हैं या पुरुषों की मर्जी का कार्य करती रहती हैं कि उनके अंदर बदलाव आए। आज तो देखो जैसे समय बदल गया है, लेकिन पुराने समय में औरतों की मर्जी कहीं पर भी नहीं चलती थी। इस कारण उसने ये बातें लिखी हैं कि औरतों के साथ किस तरह का व्यवहार होता था। तो वो मानती है कि आज औरतें भी पढ़ने लगी हैं और काम कर रही हैं, इसलिए औरतों की स्थिति में सुधार आना चाहिए कि वे शिक्षा ले रही हैं, काम कर रही हैं, प्रगति की ओर औरतों को जागरूक किया है उसने। कुछ देशों ने उन्हें बराबरी का हक दे दिया है। समाज में संवेदनशील पुरुषों व औरतों के इस अन्याय को गलत माना है। आज औरतें पूर्णतः आज़ादी चाहती हैं। एन का मानना है कि जिस प्रकार पुरुष बिल्कुल आज़ाद हैं, औरतों को भी आज़ाद होना चाहिए। औरत भी अपना मर्जी का कार्य करें, अपने इच्छा के अनुसार अपने भविष्य के बारे में सोचें और उनको भी समझ है वो अपना कार्य अपने हिसाब से कर सकती हैं। इसलिए एन का मानना है कि औरतों को पुरुषों के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। एन चाहती है कि औरतों को पुरुषों की तरह सम्मान दिया जाए, क्योंकि औरत ही मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए पीड़ा सहती हैं। एन चाहती है कि औरतों को बच्चे जन्मने चाहिए, क्योंकि प्रकृति ऐसा चाहती है। वह उन मूल्यों व व्यक्तियों की निंदा करती है जो समाज में औरतों को सम्मान नहीं देते। वह स्त्री जीवन के अनुभव को अतुलनीय बताती है। उसके भीतर भविष्य को लेकर, उसके अंदर भी भविष्य को लेकर उसके मन में बातें आती हैं कि उसका भविष्य कैसा होगा। इसलिए एन का मानना है कि औरतों के साथ किसी भी प्रकार का दुराचार न किया जाए और औरतों को भी पुरुषों के समान सम्मान मिलना चाहिए और उनकी मर्जी से उन्हें कार्य करना चाहिए। और प्रकृति ने उन्हें प्रकृति जो चाहती है वो काम तो औरत करेंगी, लेकिन अगर पुरुष उसके ऊपर अपना हुक्म चलाता है तो वो नहीं चलना चाहिए। एन का मानना ऐसा है। वह उन मूल्य व व्यक्तियों की निंदा करती है जो समाज में औरतों को सम्मान नहीं देते। उसके भीतर भी भविष्य को लेकर आशा व सपने हैं। उसे उम्मीद है कि आगामी सदी में औरतों द्वारा बच्चे पैदा करने की जो स्थिति है उसमें बदलाव आएगा, उन्हें ज़्यादा सम्मान व हक मिलेगा। उसका मानना है कि आगे आने वाले समय में, डायरी के अंदर उसने लिखा है कि आगे आने वाले समय में औरतों की स्थिति ऐसी नहीं रहेगी, उससे बिल्कुल
साफ नज़र आ रहा है कि एन के विचार किस तरह के हैं और वो क्या चाहती है। वो मानती है कि आने वाला समय औरतों के लिए अच्छा होगा। अब अगला प्रश्न है कि एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख, भावनात्मक उथल पुथल का भी। इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति या असहमति तर्कपूर्वक व्यक्त करें। तो एन की जो डायरी है उसमें एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है, उसके ऊपर कि भाई उसके निजी जो सुख दुख हैं, भावनात्मक उथल पुथल है, उसके विचारों के में किस तरह का उथल पुथल होती है। इन प्रश्नों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन पर हमें विचार करना है। तो चलो अब इसके ऊपर हम विचार करते हैं कि एन ने जब डायरी लिखी वह बहुत ही कठिन दौर था। उस कठिन दौर में यहूदियों का जीवन बहुत कष्टकारी था। उस समय भयानक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज इस डायरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसी डायरी में अपने अकेलेपन का चित्रण भी एन ने किया है। एन ने लिखा है कि मुझे कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। उसके अंदर उसने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि मेरे जीवन में मुझे कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरी भावनाओं को समझ सके। यह बात सिद्ध करती है कि एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवन दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी प्रमाणिक अंकन भी उसके अंदर किया गया है। क्योंकि वो उस समय बिल्कुल अकेली थी, उसके साथ ना तो कोई ज़्यादा समय बात करने वाला था, इसलिए दोनों ही बातें इसके अंदर हैं। अगला प्रश्न है कि एन ने अपनी डायरी किटी, एक निर्जीव गुड़िया, को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस की होगी। अब किटी के रूप में किटी उसकी अब वो किसे बताती, ये सब बातें अब हमें यहाँ पता चल रहा है कि जिसका वो नाम लिख रही है वो उसकी एक गुड़िया है। गुड़िया को संबोधित करते हुए वो लिख रही है। एन की डायरी से ही पता चलता है कि वह एक संवेदनशील और अंतर्मुखी लड़की थी, कि वो बाहर किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती थी। इसलिए उसने इस गुड़िया को ही अपना मुख्य बात बताने का चुना है कि भाई मैं गुड़िया को ही अपनी बातें बता देती हूँ। अज्ञातवास में 8 सदस्य रह रहे थे, जिनमें से वह सबसे छोटी थी। वह 13 वर्ष की थी, अतः भावनाएं उसके अंदर भी थी। इस समय बच्चों के मन में बहुत सी भावनाएं होती हैं। हालांकि यहाँ पर उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है। वह कहती भी है कि काश कोई होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता, क्योंकि एक तो मुश्किल का दौर चला हुआ है, उनके ऊपर बहुत ही कठिनाइयाँ आई हुई हैं, तो कोई उसके बारे में सोचने वाला ही नहीं है। इसलिए कहती है कि काश मेरी भावनाओं को समझ पाता कोई। कहती है कि लेकिन अफसोस ऐसा व्यक्ति अब तक नहीं मिला, इसलिए मेरी तलाश जारी है। एन खुद को औरों से बेहतर समझती है। पीटर से वह खुलकर बात नहीं करती, वह अपनी प्रिय एकांत गुड़िया से ही इस तरह की बातें करती है और उसी के रूप में अपनी भावनाएं व्यक्त करती है, उसी को माध्यम बनाती है अपनी भावनाएं व्यक्त करने का। अब इसके अंदर देखो, इस पाठ के अंदर जो बताया गया है वो नाजीवाद का नरसंहार से जुड़ा हुआ है कि नाजीवाद नरसंहार से जुड़े दस्तावेजों से दुनिया के सबसे बड़े अभिलेखागार एक जीर्ण शीर्ण फाइल में 24 नंबर के आगे लिखा हुआ है एन फ्रैंक डायरी। एन फ्रैंक की डायरी ने उसे विश्व में खास बना दिया, लेकिन 1944 में सितंबर के माह में उसने ये डायरी लिखी थी।